in TY Group. Okay, so let us start with the session. First of all, very good morning, friends. Today we have a very experienced speaker with us, Mr. Chetan Bhimani. All of you are quite aware about Banking Academy. Mr. Chetan Bhimani is the director of this Banking Academy, and he is having an experience of more than 12 to 13 years about this examinations. Rather, I can say that public sector competitive examinations. So I'll not take much time. And Chetan sir, welcome Yes, you. I know that echo is coming. It will be removed within a minute. So welcome, Bhimani sir. yes, Sir, sir. Thank stage you. is yours. Please continue. Yes, thank you very much. Good morning, students. First of all, I am very thankful to BRCM College and Rozgar Kacheri Surat to invite me for guiding about government jobs and career opportunities in competitive fields. Either it will be in banking sector, either it will be in state government or central government. दोस्तों कंफर्टेबल ये रहेगा कि आपको अच्छी तरह से मैं आपको ये वेबिनार हैंडल करने के लिए आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज हिंदी रहेगा, तो उसी पे ऊपर हम कंटिन्यू करते हैं। वापस एक बार मैं BRCM कॉलेज का आभारी हूँ और गवर्नमेंट रोजगार कचेरी सूरत उसका भी आभारी हूँ कि स्टूडेंट को करंट ग्रेजुएशन के दौरान आप SY के सारे स्टूडेंट हो, तो जब भी आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, जब अपना आप बैचलर कंप्लीट करो, तब तक आपके पास अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन मेरा आज ये प्रयास रहेगा दोस्तों आपके लिए कि वो अपॉर्चुनिटी में आज हम एक और अपॉर्चुनिटी को ऐड करें कि हम जब भी हमारे करियर के बारे में सोचे, तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि सिर्फ गवर्नमेंट ही, लेकिन आप चाहे मास्टर के लिए सोच रहे हो, आप एक कॉर्पोरेट कैरियर के लिए सोच रहे हो, आप कभी अलग फील्ड में एज अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हो आप, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन आज मैं जो आपको गाइड कर रहा हूं वो स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स की अलग अलग फील्ड में कितनी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स है, कितनी ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को आफ्टर ग्रेजुएशन और ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, या तो उसके लिए आप अभी से सोच सकते हो। दोस्तों कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स ऐसे हैं जो ड्यूरिंग आप ग्रेजुएशन में भी दे सकते हो, और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम ऐसी है जो आफ्टर ग्रेजुएशन आप दे सकते हो। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब पे जाने से पहले मैं आपको 2-4 मिनट थोड़ा माइंडसेट करना चाहूंगा कि आज हम जब भी मैंने अभी कोई भी ग्रेजुएट का स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जब भी मैं मिला हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को हम रेगुलरली मिलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक चीज ऑब्जर्व होती है कि स्टूडेंट उसके करियर के लिए फर्स्ट ईयर से एक माइंडसेट, या तो फर्स्ट ईयर से एक सिंगल अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं कर रहे। हम जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है ना, उसके बाद अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कि अब कौन कौन सी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों उस हालत में ऐसा होता है कि कभी कभी हमें जो चॉइस की कैरियर है वो मिलती है, कभी कभी हम
करियर में कहां ना कहां कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दूसरा, आपके पास ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे ऑप्शन, मास्टर भी कर सकते हो, प्रोफेशनल करियर में भी जा सकते हो। और मैं आज आपको जो आज गाइड कर रहा हूं वो स्पेशली गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही हमारे लिए ऑप्शन है, लेकिन जब भी आप करियर का कभी भी एक ऑप्शन सोचो कि नेक्स्ट करियर मुझे किस फील्ड में होना चाहिए, तब मेरा आपको एक ये सजेशन है कि आप उसमें एक साइड गवर्नमेंट जॉब को भी कंपेयर करके एक बार देखना जरूरी है। दोस्तों, हम आजू बाजू के एटमॉस्फेयर कभी कभी ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के बहुत सारे हमने नाम तो सुने होते हैं, लेकिन उस जॉब में जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उस एक एग्जाम की पैटर्न क्या है, उसके लिए आप कब एलिजिबल होंगे, उसका सिलेबस क्या है, वो एग्जाम कब कब आती है, और फिर उसके बाद उसका पे स्केल क्या है, और वो डिपार्टमेंट कौन सा है। ये सारी चीजों जो है ना, वो कभी कभी हमारे पास सब कुछ इंफॉर्मेशन कभी कभी लैक होती है। कभी कभी दो चार नाम पता होता है हमें कि गवर्नमेंट बैंक में जाके ऑफिसर बन सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक में जाके असिस्टेंट बन सकते हैं, डेप्यूटी मामलतदार बन सकते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर बन सकते हैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों हाँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उस रास्ते पे जाने के लिए हमें उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो मेरा एक ये विचार कहता है कि आपको ग्रेजुएशन के दौरान ही पता होना चाहिए। भले फिर आप अपना करियर जहां बेस्ट लगे, जहां आपको अपॉर्चुनिटी सबसे हाईएस्ट आपको पे स्केल मिले, वो आप चूज कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों, इस कोरोना टाइम में भी आपके कॉलेज और गवर्नमेंट के द्वारा हमारा करियर को इतना इंपॉर्टेंट देते हुए ऐसे वेबिनार अरेंज किए जा रहे हैं कि जहां पे आप और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी और करियर अपॉर्चुनिटी को आप आज से देख पाओ। दोस्तों, अभी फिजिकल एजुकेशन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, फिर भी हम आज डिजिटली जुड़े हुए, लेकिन मेरा आज आपका टच ऐसा रहेगा कि आपको फिजिकली ही मैं आपको गाइड कर रहा हूं, वैसा शायद मैं कमी महसूस होने नहीं दूंगा आपको। दूसरा दोस्तों, एक आपको करंट सिचुएशन के ऊपर थोड़ा वाकिफ कर रहा हूं कि जब भी अब हर दिन कोरोना कोरोना हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसके बारे में एक दो स्टेटमेंट और आपको करंट सिचुएशन के ऑप्शन के ऊपर आपको मैं वाकिफ कर रहा हूं। दोस्तों, जब से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, अभी धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लगभग मोस्ट ऑफ अब 99% तो सारी चीजें अनलॉक हो चुकी है। लास्ट अनलॉक हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट। दोस्तों, आपने एक चीज देखा हो कि ऐसी सिचुएशन दुनिया में कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की होती है, कभी किसी ने इसका विचार भी नहीं किया होता है। और जब सडनली पूरा वर्ल्ड क्लोज हो जाए, जब हमें सोचने का कभी विचार ही नहीं आया आगे का, इस सिचुएशन में भी हम आज एजुकेशन करियर के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरों, इस जब ऐसे लॉकडाउन या तो ऐसे स्ट्रिक्ट जब पैंडेमिक आया, तब दोस्तों शायद आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो पूरी दुनिया में नहीं ऑब्जर्व करो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इंडिया में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सबसे ज्यादा 3 से 4 चीजें पूरे इंडिया में चली जिसको कभी लॉकडाउन या किसी सिचुएशन का इफेक्ट नहीं हुआ। पहला, गवर्नमेंट बैंक्स, चाहे वो एसबीआई बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या इसके अदर बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स है, वो कभी बंद नहीं रहे दोस्तों, क्योंकि वो हर एक पर्सन की एक नीड है। नॉट एनी सिर्फ गवर्नमेंट जो बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूं, इवन प्राइवेट बैंक्स की भी बात कर रहा हूं, वो भी कभी बंद नहीं हुई इस सिचुएशन में भी, क्योंकि वो हर एक की बेसिक नीड है दोस्तों। उनमें जो एम्प्लॉय है वो एक सिक्योर पोजीशन पे
मैं ये नहीं कहता हूँ सिक्योर मतलब काम नहीं करेंगे तो भी नहीं, लेकिन उनका एक जॉब सिक्योरिटी एक अलग लेवल पे है दोस्तों। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो 12th लेवल से लेके ग्रेजुएट लेवल तक, जब भी बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात करो हम, गुजरात गवर्नमेंट की, तो तलाटी से लेके सचिवालय डिपार्टमेंट से लेके डेप्यूटी मामलतदार, डेप्यूटी कलेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट भी एक फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स बन के आगे आए और उसके जॉब साइकिल, जॉब सिक्योरिटी में कभी इस सिचुएशन में भी सवाल नहीं हुए। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, अगर मैं बात करूं रेलवे, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जैसे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स भी एम्प्लॉय को कभी दिक्कत नहीं है। और फोर्थ, ऐसे गवर्नमेंट के जो चाहे वो कॉलेजेस हो या ट्रस्ट के कॉलेजेस हो, ठीक है, या मल्टीनेशनल कंपनियां हो, वहां पे भी कहां ना कहां एम्प्लॉय को ऐसा एक चीज फील हुआ कि आप एक सिक्योर लेवल पे फाइनेंशियल कंडीशन में है। तो दोस्तों मेरा आपको यही कहना है कि जब भी आप आज कभी भी फैमिली के साथ बैठे हो तो अब ये तो फीलिंग आती है कि पूरे फैमिली में एक के पास तो ऐसी एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए, चाहे कोई भी फील्ड में अच्छी जॉब हो लेकिन स्टेबल होनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में हमारी फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो। और वो ये सारी जो आप स्टेबल जॉब्स की में हमने बात की, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, बैंकिंग डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या मल्टीनेशनल कंपनियां हो, या नेशनल कंपनियां भी बहुत सारी ऐसी है, या पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां ऐसी है, ये सारी चीजें, उसमें से एक ऑप्शन आज हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स, और वो भी जनरल कॉम्पिटिटिव फील्ड में, जो सारे ग्रेजुएट के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी बन के आता है, उसकी हम डिस्कस करना चाहेंगे आज। दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, डायरेक्टली हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि जहां पे हमें आज डिस्कस करना है। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट मिनट। जी, मैं मैनेजमेंट से रिप्लाई चाहूंगा कि ये स्क्रीन स्टूडेंट को दिख रहा है सर जी? Yes, it's visible. यस यस, ओके। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं एग्जाम वाइज आपको यहाँ पे गाइड करना चाहूंगा, और फर्स्टली मैं स्टार्ट करूंगा गवर्नमेंट बैंक्स की। बहुत सारी गवर्नमेंट बैंक इस इंडिया में ऐसी है जो एवरी ईयर रेगुलर रिक्रूटमेंट करती है। दोस्तों इसका वजह ये है कि गवर्नमेंट बैंक एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट भी है दोस्तों ऑप्शन में, लेकिन एक यहाँ पे एक स्टेबल जॉब है। दूसरा, गवर्नमेंट बैंक का ऑलवेज, जब भी आप आपके आजू बाजू में ऑब्जर्व करोगे, तो एक तो कहां पे भी जब बिजनेस डेवलपमेंट की बात आए, जहां पे डेवलपमेंट की बात आए, तो गवर्नमेंट जो है वहां पे बैंक पहले पहुंचता है दोस्तों। और दूसरा, अपॉर्चुनिटी क्यों है इसमें? दोस्तों एक साइकिल होता है कि रिटायरमेंट का कंटिन्यू साइकिल चलता रहता है बैंकों में। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों कि एक्सपांशन, अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो हर साल उनके कम से कम 500 से 700 ब्रांच एवरी ईयर वो एक्सपांशन कर रहा है। दोस्तों गवर्नमेंट बैंकों की इसलिए मैं पहले बात कर रहा हूं कि हमारे आजू बाजू में ही है, लेकिन कभी कभी हम कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती जिससे लैक है, और हम कभी बैंक में जाके कभी एम्प्लॉइज के साथ कभी कम्युनिकेट नहीं किया है कि कैरियर के बारे में, कि आज कोई बैंक ऑफिसर के पास जाके पूछता नहीं है कि मुझे इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो मुझे इसके लिए क्या गाइडेंस आप दोगे, उसके लिए मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों
हम आजू बाजू का एटमॉस्फेयर जो होता है हमारा, उसके पास से गाइडेंस लेते हैं। दोस्तों हो सकता है शायद उनको पता नहीं हो कि एसबीआई में कौन कौन से जॉब आती है, एसबीआई में कौन सी पोस्ट के लिए क्या सैलरी होती है, वो उनको पता नहीं होता है। और हमारे आजू बाजू का कभी कभी एटमॉस्फेयर नेगेटिव होता है दोस्तों। न्यूज़पेपर को आप डेली पढ़ोगे ना, गुजराती न्यूज़पेपर की स्पेशली बात करूं दोस्तों, तो 80% नेगेटिव चीजें होती है दोस्तों। इसमें लिखा होता है कि गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, 2 साल तक गवर्नमेंट जॉब नहीं आएगी। दोस्तों मैं कोरोना टाइम की बात करूं आपको कि 2020 जब से अनलॉक स्टार्ट हुआ, 3 महीना तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। जब से अनलॉक स्टार्ट हुआ दोस्तों, जून से लेके 2021 फरवरी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 8 मंथ दोस्तों, इंडिया का कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसने गवर्नमेंट बैंक जितना रिक्रूटमेंट किया हो। दोस्तों ये जो गवर्नमेंट बैंक की रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कि लास्ट 6 to 8 मंथ इवन इन कोरोना सिचुएशन लगभग 25,000 से लेके 28,000 तक एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट की एग्जाम ले ली और अभी फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है इवन इन कोरोना। तो दोस्तों अब तो कुछ बात बोलने लायक नहीं है। आप ये मैं जो बोल रहा हूं आप शायद विश्वास नहीं आए, आप एक बार जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, हर एक गवर्नमेंट बैंक हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस लास्ट 5 साल की आपको दिखेगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट बैंक में अगर डिटेल में जाए तो दोस्तों कोई भी बैंक में, एक अब आपसे ये रूबरू कर रहा हूं कि कोई भी बैंक में जब भी आप जाओगे तो 2 पोस्ट ऐसी होती है, 2 पोजीशन ऐसी होती है जिसके ऊपर कोई भी ग्रेजुएट जा सकता है। देखिए एक होता है क्लेरिकल क्लर्क, और दूसरा होता है दोस्तों पीओ या तो ऑफिसर, 2 पोस्ट। और क्लेरिकल या तो क्लर्क का अभी नाम है असिस्टेंट, और अगर उसको और आधुनिक नाम दिया जाए तो उसका नाम है जूनियर एसोसिएट। एग्जीक्यूटिव हम प्राइवेट में कॉर्पोरेट में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, तो बैंक में जो क्लर्क है ना वो एग्जीक्यूटिव है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा होता है मैं क्लर्क क्यों बनूं? अरे दोस्तों दुनिया में नाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका प्रोफाइल क्या है, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, और आपका पे स्केल क्या है, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पोजीशन कहाँ पे आपका काम करने का है, वो इंपॉर्टेंट है, नाम से इंपॉर्टेंट नहीं। दोस्तों अगर क्लरिकल या तो असिस्टेंट की बात करूं तो जब भी आप कोई बैंक में जाओगे, अगर 10 से 12 एम्प्लॉय होते हैं ना, उसमें से 3 से 4 असिस्टेंट होते हैं दोस्तों, असिस्टेंट या तो क्लर्क। अब कौन वो, जैसे कैशियर लेवल पे या तो फ्रंट डेस्क पे जो बैठे ना वो असिस्टेंट है दोस्तों। हमें जाके कभी उसको मिलना है, सिर्फ बैंकिंग बिजनेस के लिए नहीं, अपने अकाउंट्स के लिए नहीं, कैरियर के लिए भी उसको मिलना है दोस्तों। उसको पूछना है कि हमें इस फील्ड में आना है तो हमें किस तरह से इस फील्ड में करियर के लिए कैसे तैयारी करना चाहिए। दूसरा दोस्तों एसबीआई हो तो कोई भी बैंक हो, दूसरा पोस्ट होता है पीओ। क्लेरिकल के ऊपर की पोस्ट जो है ना उसको पीओ बोला जाता है, ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये 2 पोस्ट ऐसी है जिसके ऊपर आप ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम दे पाओगे दोस्तों। भले आप ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम दे पाओ, लेकिन उसके लिए क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट तैयार करने हैं, सब्जेक्ट का लेवल क्या है, वो अभी से डिसाइड करना चालू करना जरूरी है दोस्तों। ग्रेजुएशन के बाद फिर 1 साल अगर हम गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद 1 और साल देना जरूरी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि वो वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं ना उसके लिए एफवाई एसवाई से काम करना चालू कर देते हैं। तो मेरा आपसे यही है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब को अगर अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं तो उसके लिए आपको आपके एसवाई या टीवाई से उसका काम करना चालू करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करूंगा मैं कि कोई भी बैंक, अगर एसबीआई की बात करूं कोई भी पोस्ट हो तो यहाँ दोनों में लिखा है एनी ग्रेजुएट, कि आप एज ए ग्रेजुएट जा सकते हो, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी कभी जब आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा हो 6 सेमेस्टर का, तब भी कोई नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट आएगी तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब आप एसवाई के स्टूडेंट है तो आपके लिए अभी एसवाई इस साल खत्म होगा और टीवाई जो है वो अगले साल खत्म होगा, तो अगले साल आप मार्च अप्रैल के बाद कोई भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी बैंकिंग सेक्टर में तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब डिक्लेरेशन मंथ, देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन मंथ लिखा है दोस्तों। हर साल बैंकिंग की वैकेंसी एवरी ईयर आता है, हर साल
फरवरी मार्च से कोई ना कोई रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है और टिल दिसंबर, मतलब एक साल में जितनी भी गवर्नमेंट बैंक्स की वैकेंसीज है हर बार एक बार आ जाती है और एक बार एग्जाम कंडक्ट हो जाती है। तो और वैकेंसी, ये जो लिखा है ना दोस्तों, ये वैकेंसी है, जहां मेरा कर्सर आपको दिख रहा है ये वैकेंसी है। एवरी ईयर एसबीआई लास्ट 6 to 7 ईयर, एवरी ईयर एसबीआई 10,000 एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट कर रहा है और नेक्स्ट 10 ईयर्स तक इसमें कोई फर्क आने का चांसेस नहीं है, क्योंकि आप खुद बैंक में जब जाओगे आप ऑब्जर्व करोगे 10 में से 4 से 5 एम्प्लॉय ऐसे जिसका एज 50 या 55 से ऊपर है, मतलब ये रिटायरमेंट शेड्यूल जो है वो कंटिन्यू रहता है। दूसरा, बैंकों का एक्सपेंशन कंटिन्यू रहता है। दोस्तों यहाँ तीसरा पोस्ट लिखा है एसओ। एसओ मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर। वो पोस्ट वही लोग एग्जाम दे सकते हैं जिसने किसी ना किसी फील्ड में मास्टर या स्पेशलाइजेशन किया हो। बीबीए, बीकॉम, बीए, बीएससी वो स्पेशलाइजेशन के रूप में यहाँ गिना नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन एमबीए है, एमकॉम नहीं, लेकिन एमबीए है, आईटी फील्ड में मास्टर किया है, तो यहाँ उसको स्पेशलाइज में गिना जाता है और वो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन कोई भी ग्रेजुएट के लिए 2 एग्जाम है, एक क्लरिकल या असिस्टेंट और दूसरा पीओ या ऑफिसर। दोस्तों मैं इसके सब्जेक्ट की लास्ट में बात करूंगा, लेकिन मैं एग्जाम गिनवा रहा हूं। पहले कितनी एग्जाम आई? 2 एसबीआई की एवरी ईयर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक एसबीआई की एवरी ईयर एग्जाम कंडक्ट होती है। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, इसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सेकेंडली बात करूंगा मैं दोस्तों आईबीपीएस की। एक तो एसबीआई बैंक है जिसका रिक्रूटमेंट सेपरेटली एसबीआई खुद कर रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट बैंक बहुत सारी है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप और गौर करोगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी गवर्नमेंट की एसबीआई के अलावा और 11 बैंक है। अब ये जो 11 बैंक है, तो ये 11 बैंक में जाने के लिए एक और एग्जाम आएगा एवरी ईयर। दोस्तों सारे एग्जाम देना जरूरी नहीं है, लेकिन एक साल में कितनी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो मैं बता रहा हूं। बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए, एसबीआई में जाने के लिए 2 एग्जाम दे दिया। दूसरा, आईबीपीएस जो है वो 11 बैंकों का कॉमन एग्जाम कंडक्ट करता है। उसमें भी बैंक कोई भी होगा दोस्तों, 2 पोस्ट ऐसी होगी जिसके ऊपर आप जा सकते हो, एक क्लरिकल और दूसरा पीओ। नंबर ऑफ वैकेंसी यहां ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ बैंक जो है ना वो 11 बैंक है, इसलिए एवरी ईयर वैकेंसी है। दोस्तों कोई भी बैंक होगा, ज्यादातर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ एनी ग्रेजुएट चाहिए, परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आज से इस सेमेस्टर में परसेंटेज लाना नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपकी स्किल जो है ना वो उनकी एग्जाम में टेस्ट किया जाएगा। दूसरा दोस्तों, ये एग्जाम एवरी ईयर सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आता है। 21 से तो इस साल आएगा, 22 से तो उस टाइम पे आएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी एक साल ही है। जब भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे उसके बाद आपके पास तुरंत ही मार्च से लेके सारी एग्जाम स्टार्ट होती है, ठीक है। 1.5 मंथ में कहां ना कहां कोई ना कोई एग्जाम आपके लिए आती है और दिसंबर तक सारे एग्जामों का कैलेंडर कंप्लीट होता है। ये हो गया आईबीपीएस। अब इसमें आप एग्जाम दोगे तो आप 11 बैंकों में पोस्टिंग लोगे। दोस्तों किसी को ऐसा लगेगा कि एग्जाम एक ही है तो 11 बैंकों में कैसे? दोस्तों यहाँ चॉइस फिलअप करना होता है जब आप फॉर्म पे फिलअप करो तब। जैसे हम कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम ग्रेजुएशन के टाइम पे कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं ना, कौन सी कॉलेज फर्स्ट, कौन सी कॉलेज सेकंड चॉइस, ऐसे यहाँ बैंकों का भी चॉइस होगा। दोस्तों वो बात की बात है, जब आप इसके लिए जाना चाहो तब ये समझना जरूरी है। अब मैं पहले तो मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ कि कौन से बैंक में कैसे जा सकते हो। आईबीपीएस जो है ना एक बोर्ड है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी है वैसे वीएनएसयू है, वैसे ये बोर्ड है। तो ये होगी 2 एग्जाम और एक ये और एक ये। एसबीआई की 2 आईबीपीएस की एवरी ईयर कंडक्ट होगी। एसओ की तो मैंने बता दिया कौन दे सकता है। तीसरा दोस्तों बैंक होता है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। जैसा बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका भी एक ग्रामीण, एक आरआरबी मतलब ग्रामीण बैंक। जैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना उसका एक ग्रामीण बैंक होता है, जैसा बैंक ऑफ बड़ौदा है ना उसका एक ग्रामीण बैंक होता है। गवर्नमेंट ने आज से कुछ सालों पहले ग्रामीण बैंक स्टार्ट किए, वो भी 100% गवर्नमेंट है। हमने आजू बाजू में कभी ग्रामीण बैंक के नाम देखे होंगे, नहीं देखे हो तो कोई दुखी होने की चीज नहीं है दोस्तों। हमने कभी ग्रामीण बैंक को ढूंढा नहीं है। ग्रामीण बैंक भी 100% गवर्नमेंट बैंक है। बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, शायद कभी किसी स्टूडेंट ने नाम सुना हो। दोस्तों मैं एक आपसे रिप्लाई लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ बातें करता रहूं ऐसा मजा नहीं आए, तो मैं आपसे एक रिप्लाई लेना चाहूंगा कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है दोस्तों?
क्लियर? आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं जो आपको समझा रहा हूं, आपसे जो डिस्कस कर रहा हूं? यस यस, बहुत अच्छा, सब लोगों ने चैट में रिप्लाई किया, बहुत अच्छी बात है। चलो धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो हम अब बात करेंगे आरआरबी का। दोस्तों आरआरबी भी एक ऐसा एग्जाम है जो गवर्नमेंट बैंक का ही एग्जाम है, लेकिन उसमें पोस्टिंग आरआरबी में मिलेगा, ग्रामीण बैंकों में मिलेगा। अब उसमें भी क्लर्क और पीओ, देखो उसमें भी एक्सपेक्टेड वैकेंसी एवरी ईयर, उसमें एक्सपेक्टेड वैकेंसी एवरी ईयर 8 से 10,000 होता है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें भी ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट है दोस्तों, सारी बैंकों का सेम सिस्टम है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन मंथ जो है, ठीक है, वो आपके लिए जून जुलाई, एवरी ईयर जून जुलाई में एग्जाम डिक्लेयर होता है और एवरी ईयर ये एग्जाम कंडक्ट होता है। जैसे एसबीआई का 2 एग्जाम है, जैसे आईबीपीएस का 2 एग्जाम है, वैसे आरआरबी का भी 2 एग्जाम, मतलब टोटल एग्जाम हो गई 6 दोस्तों। एवरी ईयर 6 एग्जाम बैंकिंग का, लास्ट 10 ईयर, फ्रॉम लास्ट 10 ईयर एक भी एग्जाम मिस नहीं हुआ है। इवन इन कोरोना में भी सारी एग्जाम खत्म हो गई है, तो यहाँ पे कभी वैकेंसी नहीं आने का सवाल ही नहीं होता है। और दोस्तों किसी एक को यहाँ पे एक सवाल होता हो कि सर इसमें गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांसेस कितना है? दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपने एग्जाम क्लियर किया, फाइनल रिजल्ट आया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसके बाद बैंक के ऊपर डिपेंड है रिक्रूट करना या नहीं करना। अगर आपने एग्जाम दिया, अगर आप उनके कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो, अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ रहे हो, तो डायरेक्टली फाइनल सिलेक्शन है और डायरेक्टली आपको बैंक का नाम लिखा हुआ दिया जाएगा कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में पोस्टिंग है, इस तारीख को रिपोर्टिंग करना है। ये फाइनल सिचुएशन है दोस्तों। दूसरा, अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि सर सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में बात करिए। दोस्तों यहाँ पे मैं एक क्षमा चाहूंगा, यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो जस्ट 1 महीने पहले चेंज हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 महीने पुराना जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो लिखा है, लेकिन मैं आपको करंट सैलरी स्ट्रक्चर अगर बताऊंगा तो दोस्तों आपको शायद ऐसा लगेगा कि हो सकता है ऐसा, लेकिन एक बार आज जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि आप सर आंखों पे 100% मानो, लेकिन एक बार बैंक में जाके उनके एम्प्लॉय को भी मिल लिया करें और उनको पूछो ये हकीकत है कि नहीं है, फिर अपना कैरियर डिसाइड करो कि कहाँ हमें जाना है। दोस्तों ये असिस्टेंट की स्टार्टिंग सैलरी विदाउट एक्सपीरियंस, ओनली ग्रेजुएट, सिर्फ एग्जाम देना है। दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी असिस्टेंट क्लरिकल की है 31,000। दिसंबर में ये सैलरी स्केल रिवाइज हुआ दोस्तों। कोई प्राइवेट सेक्टर में तो अभी कम हुआ है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, जबकि बैंकों में इंक्रीज किया गया है। और ऑफिसर का सैलरी कहां पे 42 होता है, कहां पे 38 होता है, लेकिन वो रिवाइज होके अभी मिनिमम स्केल हो गया 51,000, सालाना 6 लाख का पैकेज और अदर अलाउंसेस तो अलग दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि बैंक में जाने के लिए कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी में सैलरी स्केल कम हो। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग है, डायरेक्ट पहले दिन गवर्नमेंट जॉब है। भले आप अंदर जाके ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन आपके लिए पहला ही डायरेक्ट फर्स्ट डे से फुल स्केल चालू हो जाता है सैलरी का। ये हो गया बैंकिंग, सॉरी ये हो गया आरआरबी। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई में जाने के लिए भी असिस्टेंट का आएगा और ऑफिसर का आएगा, वो भी आप एग्जाम दे सकते हो। उसका भी शेड्यूल जो होता है वो हो सकता है कभी उसमें, ये सारी बैंकों की एग्जाम एवरी ईयर आती है, लेकिन आरबीआई में कभी कभी कम ज्यादा वैकेंसी होती है, तो इस साल भी आए, कभी अगले साल भी आए, उसमें भी असिस्टेंट और ऑफिसर होते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें इसलिए एक साथ बता रहा हूं क्योंकि सबका सिलेबस सेम है, असिस्टेंट की एग्जाम हो या ऑफिसर की एग्जाम का लेवल भी सेम है और सिलेबस का लेवल भी सेम। बस फर्क इतना है कि असिस्टेंट में दोस्तों सैलरी कम मिलता है, 31 कम वैसे नहीं है, लेकिन कंपेयर टू ऑफिसर वहां कम मिलता है, तो एग्जाम का लेवल थोड़ा कम होगा। और ऑफिसर की सैलरी ज्यादा है, जितना सैलरी ज्यादा उतना मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो वहां सैलरी थोड़ा ज्यादा रहता है और पेपर का लेवल भी ज्यादा रहता है। आरबीआई में भी सेम सिलेबस है, जैसा एसबीआई का है, जैसा आईबीपीएस का है, जैसा आरआरबी का है, सिर्फ फर्क होता है सब्जेक्ट के मार्क्स और सब्जेक्ट का लेवल। सब्जेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बस 2 मिनट बाद। अब मैं बात करूंगा दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर की। यहाँ पे मैं इंश्योरेंस सेक्टर का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये एग्जाम में भी एवरी ईयर कहां ना कोई मंथ में रेगुलर आती है। और इंश्योरेंस सेक्टर मतलब ये प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं। और दूसरा, इंश्योरेंस मतलब हमारे माइंड में एक वर्ड फिट हो चुका है मार्केटिंग। दोस्तों ये मार्केटिंग वाली जॉब नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ
पॉलिसी बेचने वाली जॉब नहीं है। मैं यहाँ पे जो आपको बात कर रहा हूँ जॉब के लिए, वो बैंक में जब आप एसबीआई में जाते हो तब वहां पे जैसे एम्प्लॉय काम करते हैं, वैसे सेम टू सेम एम्प्लॉय जब आप एलआईसी के अंदर जाओगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी के अंदर जाओगे, वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे उनकी भी रिक्रूटमेंट दोस्तों ऐसे ही हो रही है, एग्जाम थ्रू। असिस्टेंट की एग्जाम होती है और बैंक में जो होते हैं ना उसको पीओ बोला जाता है, जबकि यहाँ पे एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोला जाता है, एओ बोला जाता है। इनकी एग्जाम भी रेगुलर आती है। ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एलआईसी, एनआईएसीएल, नाम याद नहीं रहे तो कोई टेंशन नहीं है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है ये, ओआईसीएल मतलब ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूआईसीएल मतलब यूनाइटेड इंश्योरेंस, और नेशनल इंश्योरेंस। ये सारी जो एग्जाम है वो अब देखिए क्या है, बैंकों में है ना एवरी ईयर रिक्रूटमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि एवरी ईयर मतलब एक्सपेंशन और सारी चीजें कंटिन्यू रहती है। जब इंश्योरेंस में क्या है, अब 5 कंपनियां रेगुलर रिक्रूट करती है, लेकिन कोई कंपनी इस साल करेगी, कोई अगले साल करेगी, लेकिन ऑन एन एवरेज दोस्तों अगर बात करोगे तो एवरी ईयर आपको बैंकिंग जैसा सिलेबस, बैंकिंग ऑफिसर जैसा सिलेबस और सेम पोस्ट की इंश्योरेंस की भी 3 से 4 एग्जाम मिलेगी। तो दोस्तों कितनी एग्जाम हुई गिनो एक बार, एसबीआई की 2, आईबीपीएस की 2, आरआरबी की 2, आरबीआई की 1 या 2 और इंश्योरेंस की 3। एवरी ईयर 10 एग्जाम मिलेगा दोस्तों। लास्ट 10 ईयर जब से मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तब से बात करूं तो हर साल कम से कम 10 से 12 एग्जाम आया है। सबसे बड़ी बात, एक तो सिलेबस सबका सेम है, सब्जेक्ट सबके सेम है, और दूसरा एग्जाम देने की कोई लिमिटेशन नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है, और सारी एग्जाम ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, वो तो पता ही आपको, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और उसमें सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं कि ये 10 से 10 एग्जाम दे सकते हो दोस्तों एवरी ईयर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं 10 में से 7-7 एग्जाम में सिलेक्शन होता है, 5-5 में सिलेक्शन होता है। दोस्तों सोचो तो सही, अब हमारे पास कैरियर में कहां जाने का ऑप्शन सोच रहे हैं हम, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि 5 गवर्नमेंट जॉब में से मुझे एक सिलेक्ट करना है, या तो 3 गवर्नमेंट है 2 प्राइवेट है, उसमें से मुझे एक सिलेक्ट करना है, तब हमारा जो स्किल है ना वो टेस्ट होगा। तो ये सारी एग्जाम जो है कितनी नंबर ऑफ देना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो सिलेक्शन के लिए एक चाहिए। अब सब्जेक्ट की मैं बात करूं दोस्तों, बैंकिंग फील्ड की हो या इंश्योरेंस फील्ड की हो, टोटल सब्जेक्ट आएंगे 5 से ज्यादा सब्जेक्ट पूरे इंडिया में कोई भी बैंक की एग्जाम आएगी नहीं आता है। पहला सब्जेक्ट मैथ्स, जो हमारा पहले से दोस्त है, लेकिन किसी ने दोस्त को भी दुश्मन बनाया होता है। मैथ्स की बात कर रहा हूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, चाहे वो कुछ भी नाम बोलो, मैथ्स ही हो दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूं मैथ्स की, तो बहुत सारे लोगों को मैथ्स का नाम आता है तो थोड़ा दुख हो जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ इतना मैथ्स के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 10 स्टैंडर्ड तक का मैथ्स आता है, 10 स्टैंडर्ड तक का, 10वीं तक का मैथ्स आएगा, वो भी बेसिक मैथ्स आता है दोस्तों। यहाँ कोई हायर लेवल का मैथ्स नहीं आएगा। बेसिक मैथ्स मतलब क्या, बेसिक कैलकुलेशन जो हम पढ़े थे बेसिक, और दूसरे जो कुछ चैप्टर हम पढ़े थे जो अरिथमेटिक के चैप्टर थे, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो बेसिक के चैप्टर है ना दोस्तों, वो हमारी एग्जाम में आएंगे। जो चैप्टर ऐसे थे जिससे हमें नफरत था, कौन से, ट्रिग्नोमेट्री, सबसे नफरत था, वो एग्जाम में नहीं आते बैंक की। दूसरा ज्योमेट्री, वो भी कभी बैंक की एग्जाम में नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिक मैथ्स आता है। और वैसे भी कैशियर जो बैठा है बैंक में, वो साइन थीटा कोस थीटा करके क्या करेगा, उनको तो कैलकुलेशन की जरूरत है, बेसिक चीजों की जरूरत है, वो हमारा रेडी होना चाहिए। तो कोई भी बैंक में जाओगे, कोई भी बैंक की एग्जाम दोगे, तो कभी कभी 30 मार्क का होता है, कभी कभी 50 मार्क का होता है। ये जो पेपर है ना, वो आपका एवरी ईयर जो होता है, चाहे कभी भी हो, कोई एग्जाम में 30 मार्क, कोई एग्जाम में 40 मार्क, कोई एग्जाम में 50 मार्क का मैच होता है। सेकंड में बात करूंगा इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे ही है शायद कि ज्यादातर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। तो दोस्तों वैसे तो सवाल नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट को कम्युनिकेशन इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है कि कम्युनिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों जब हम खुद बैंक में जाते हैं, जब एम्प्लॉय को मिलते हैं, तो हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है कि वहां पे जो एम्प्लॉय है वो इंग्लिश में बोल रहे हैं। दोस्तों वो हिंदी और गुजराती में बोलते हैं, तो फिर सवाल ही नहीं है। बस इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और वो सब्जेक्ट
वहां पे ग्रामर भी आएगा और वर्बल इंग्लिश भी आएगा। हमने कभी सुना हो पैराग्राफ आता था, पैसेज आता था, कंप्रीहेंशन आता था, उसको पढ़ के आंसर लिखना है, और ग्रामर है, फिलर्स है, एरर फाइंडिंग है, ये टॉपिक्स आते हैं इंग्लिश में। दोस्तों मैं एक आपको यहाँ कंपेयर करना चाहूंगा। हमारे विचार गवर्नमेंट जॉब में कम बन रहे तो ही हमारा आजू बाजू का एटमोस्फियर जवाबदार है उसके लिए, कि कभी कभी उसकी बात भी होनी चाहिए। दोस्तों आप जो देखोगे आपके आजू बाजू की बैंक होती है, 10 में से 5 या 6 स्टूडेंट एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो अदर स्टेट के। दोस्तों उसका रीजन ये नहीं कि वो लोग अच्छे एजुकेशन वाले, दोस्तों गुजरात का एजुकेशन कम नहीं है, लेकिन दोस्तों वो लोग ये है कि उसको 10वीं 12वीं से पता है कि हमें कहाँ जाना है, और हम तब डिसाइड करते हैं जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। बस इतना फर्क है। डिसाइड करने का जो मोमेंट है ना, वो हम लेट कर रहे हैं। बस कहीं पे भी जाओ यार, करियर अच्छा बनाओ, लेकिन गवर्नमेंट को एक करियर ऑप्शन के रूप में देखना हो तो अभी से उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं गाइड कर रहा हूँ। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश, तीसरा लॉजिक। लॉजिक मतलब दोस्तों आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक है, कभी कभी आपके लॉजिक के क्वेश्चन पूछे रहते हैं, ठीक है, पजल्स आती है, ठीक है, ये पजल्स ये सारी चीजें जो है ना वो लॉजिक के ऊपर डिपेंड है। तो 15 से 20 चैप्टर ऐसे हैं, ठीक है, तो जो अगर लॉजिक के आप तैयार कर लो तो कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट। दोस्तों इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केट की तैयारी कर रहे होते हैं, सीमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो दोस्तों सिलेबस वही है, लेकिन फर्क इतना है कि पैटर्न, बस आप ये गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं और वो उनके लिए, दोनों का लेवल बहुत डिफरेंट है। चैप्टर वही है लेकिन लेवल जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश, चौथा सब्जेक्ट कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर मतलब एक बेसिक कंप्यूटर आप जानते होने चाहिए। एज ए ग्रेजुएट आप जब बैंक में बैठोगे तो आप कंप्यूटर ऑपरेशन जानते होने चाहिए, नहीं कि बैंक में अंदर जाके क्या काम करना है, नहीं कि बैंक में आके जाके कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना, वो वहां जाके ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों हमें तो इतना पता होना चाहिए कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं, वहां पे एज ए ग्रेजुएट आप कंप्यूटर जो है बेसिक चीजें 10वीं तक पढ़ी है वो जानते होने चाहिए। और लास्ट सब्जेक्ट करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, या तो उसको बोला जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ आपको वो क्या चीज है, तो कि करंट अफेयर्स मतलब क्या, यहाँ जीके नहीं आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारी चीजें नहीं आएगी दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इकोनॉमी आएगा लेकिन करंट आएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपकी एग्जाम होती है, इसमें 2 एग्जाम आते हैं दोस्तों, प्री और मेंस। बैंकिंग में 2 एग्जाम आता है, एक प्रीलिम आता है, एक मेंस आएगा, दोनों ऑब्जेक्टिव है। दोनों के लिए सब्जेक्ट 5 है, प्रीलिम में 3 सब्जेक्ट और मेंस में 5 सब्जेक्ट। और करंट जो चीज है, जनरल अवेयरनेस चीज है, वो मेंस में आता है। अब उसमें क्या पूछा जाता है, तो कि जब भी आपकी एग्जाम होती है उससे 4 से 5 महीने पहले का करंट अपडेट, करंट चीजें, करंट न्यूज पूछे जाएंगे दोस्तों। तो वो हमें तैयार करने होंगे जब भी एग्जाम देनी हो। समझ में आ रहा है, क्लियर? यस, मैं उम्मीद करता हूँ वापस रिप्लाई नहीं चाह रहा हूँ। तो मैंने दोस्तों आपको बैंकिंग फील्ड की सारी एग्जामों के बारे में बात कर दिया कि जितनी भी गवर्नमेंट बैंक है उसमें एवरी ईयर एग्जाम आता है, और एटलीस्ट इंश्योरेंस और बैंकिंग दोनों साथ में करोगे तो आपको एवरी ईयर 10 एग्जाम मिलेगा। और हर एक एग्जाम कोई भी हो, सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स अलग अलग है लेकिन टोटल सब्जेक्ट 5 कॉमन है, और वो भी आप ऐसे सब्जेक्ट है जो कहाँ ना कहाँ आपने अभी स्टडी किया हो। और दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत हार्ड नहीं है, विचार करने का लेट करते हैं ना, इसलिए फिर हम कैरियर ऑप्शन में कभी ना कभी मिस हो जाते हैं। और दोस्तों 5 सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, और 1 साल में 10 चांस मिल रहे हैं। आप अगर कॉलेज के सेमेस्टर की बात करो ना तो एक सेमेस्टर में 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं, और ऐसे 6 सेमेस्टर दोस्तों, 6 सेमेस्टर 42 सब्जेक्ट या 40 सब्जेक्ट या 35 सब्जेक्ट, डिग्री के लिए इतने सब्जेक्ट करते हो तो यह तो गवर्नमेंट जॉब है, उनके लिए मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। दोस्तों कभी कभी हमें ऐसे रिव्यू मिले होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं फेल हो गया, इंटरव्यू में फेल हो गया, या गवर्नमेंट लेते नहीं है। दोस्तों इस फील्ड में मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आए ना, छोड़े नहीं, फिर क्या करते हैं, एग्जाम का जब कॉल लेटर आता है ना, हॉल टिकट, तब मार्केट में निकलता है, या तो हमें फोन आता है, सर मुझे ये गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए ये मैंने फॉर्म भरा था, उसके लिए स्पेशल बुक चाहिए,
15 दिन पहले स्पेशल बुक चाहिए होता है। अब दोस्तों वो फरिश्ता ऐसा होता है कि जिसको 15 दिन में गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाना है। दोस्तों 3-3 साल में कॉलेज हो रही है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए 6 महीना 1 साल तो टाइम अच्छी तरह से आप सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में देना पड़ेगा, भले आप कॉलेज के दौरान कर रहे हो या कॉलेज के बाद कर रहे हो। और फिर क्या होता है, 15 दिन में अगर जो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाए ना, तो लोग यूपीएससी की 5-5 साल 4-4 साल आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, तो वो तो 1 महीने में बन जाएंगे। और कोई ऐसा पूछता है हमें कि सर इसका क्रैश कोर्स क्या है? क्रैश कोर्स जैसी कोई चीज ही नहीं है, आप अपने आप तैयारी अपने आप कीजिए। जब हम कॉलेज में गए तो वहां थोड़ी पूछा है कि सर मुझे 3 साल का कॉलेज नहीं चाहिए, 4 महीने का क्रैश कोर्स चाहिए, डिग्री आनी चाहिए, बीबीए की डिग्री आ जानी चाहिए। नहीं होता है दोस्तों, हम एक सिचुएशन के अगेंस्ट जाते तो नहीं होता। सारी एग्जाम आसान है, बस हमारा विचार कौन से फील्ड में वो हमें सोचने का। अब दोस्तों मैं बात करूंगा स्टेट गवर्नमेंट की। गुजरात गवर्नमेंट में बहुत सारी एग्जाम ऐसी है जो आप 12th के बाद भी दे सकते हो, और बहुत सारी एग्जाम है जो ग्रेजुएशन के बाद भी दे सकते हो। अब 12th के बाद भी दे सकते हो, मतलब दोस्तों भले आपका ग्रेजुएशन चल रहा हो, लेकिन उस दौरान भी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आती है, तो वो आप अगर देना चाहो तो वो आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन दे सकते हो। भले आप जॉब के लिए नहीं जाओ, लेकिन एक्सपीरियंस स्टार्ट होगा अभी से दोस्तों, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप अच्छी तरह से अभी से एक कैरियर में आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में आ जाओगे दोस्तों। अगर 12th लेवल की बात करूं दोस्तों, तो गुजरात गवर्नमेंट के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है, जैसे कलेक्टर ऑफिस है, मामलतदार ऑफिस है, रोजगार डिपार्टमेंट जो है, ठीक है। फिर अलग अलग जैसे आपने सिटी सेविक केंद्र देखे होंगे, आपने नागरिक सुविधा केंद्र, तो हर जगह पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। उसमें कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो 12th बेस पे रिक्रूट हुए। तलाटी नाम सुना हो आपने, उसके बाद क्लर्क, एक जूनियर क्लर्क होते हैं, दूसरे होते हैं रेवेन्यू तलाटी। तलाटी 2 प्रकार के होते हैं, एक पंचायत होती है ना गांव की या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, तो वहां पे तलाटी कम मंत्री होते हैं। और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, जमीन महसूल डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वहां रेवेन्यू तलाटी काम करते हैं। तो ये एक प्रकार के क्लर्क ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। आपको यहाँ नाम दिख रहे हैं, जूनियर क्लर्क, तलाटी कम मंत्री, रेवेन्यू तलाटी, फिर बिन सचिवालय क्लर्क, ये भी एक प्रकार के क्लर्क ही है। सचिवालय मतलब गांधीनगर, उनके अलावा गवर्नमेंट की जितनी भी ऑफिसेज है उसमें 2-3 प्रकार के एम्प्लॉय काम करते हैं जो 12 बैच के रिक्रूट में होते हैं। उसमें से एक तलाटी होते हैं, तलाटी कम मंत्री, जूनियर क्लर्क, रेवेन्यू तलाटी और बिन सचिवालय क्लर्क। और एक पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूं, 12वीं के ऊपर अगर एग्जाम आता है तो वो आता है कांस्टेबल का दोस्तों। अब ये कांस्टेबल की एग्जाम जो है, या जूनियर क्लर्क की एग्जाम हो, रेवेन्यू तलाटी की एग्जाम हो, या बिन सचिवालय का एग्जाम हो, सबका यहाँ कॉमन इसलिए लिखा है क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। किसी ना किसी का 100 मार्क का या 200 मार्क का पेपर है, बस खत्म। एक ही एग्जाम देना है, 100 मार्क की या 200 मार्क की, वो भी ऑब्जेक्टिव। और 12वें लेवल पे एक आध सब्जेक्ट चेंज होता है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट की जो एग्जाम आती है, मैं बैंकों में आपको 5 सब्जेक्ट बताया दोस्तों, गुजरात गवर्नमेंट की एग्जाम में आपको 14 से 15 सब्जेक्ट आते हैं। और वो भी सब्जेक्ट हमने पढ़े हुए, लेकिन तब हमने एज अ स्टडी पढ़ा था, अब एज अ जॉब पढ़ना है दोस्तों। अब 12वीं के ऊपर ये जो एग्जाम मैंने गिनवाया आपको, 3 से 4 तलाटी मंत्री, जूनियर क्लर्क, कांस्टेबल, रेवेन्यू तलाटी, बिन सचिवालय क्लर्क, सबका पेपर या तो 100 मार्क का या तो 200 मार्क का ऑब्जेक्टिव पेपर, और 14 से 15 सब्जेक्ट के नाम बोल रहा हूं, याद नहीं रहे तो टेंशन नहीं है, आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा। हमने पढ़ा था दोस्तों एक सब्जेक्ट 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड में, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, उसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट इस एग्जामों में आता है। हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, नागरिक शास्त्र, एनवायरमेंट, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, गुजराती ग्रामर और गुजराती साहित्य। तो ये सारे सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं, लेकिन बस अब गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे उसको तैयार करना वो देखनी जरूरत है दोस्तों। मैथ्स बैंक में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, रीजनिंग बैंक में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट अलग है। तो ये हो गए 12th लेवल की एग्जाम्स। ये भी हर साल कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई शेड्यूल में आती है, बस इतना फिक्स है कि इसका एक कैलेंडर फिक्स नहीं है। एक साल में आपको ये 2-3 एग्जाम मिलेगी जो 12th लेवल पे दे सकते हो। अब बात कर रहा हूं मैं स्टेट गवर्नमेंट की आफ्टर ग्रेजुएशन। तो दोस्तों जैसे कांस्टेबल होते हैं ना, वो 12th बेस है, उसके ऊपर जाओगे तो पीएसआई आएगा और एएसआई आएगा, मतलब एएसआई और पीएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और पुलिस सब इंस्पेक्टर।
दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट में जुड़ने का एक सपना होता है बहुत सारे लोगों का। हम कभी कभी है ना, पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा होता है गाड़ी लेके, मास्क के लिए चेकिंग कर रहा होता है या तो डॉक्यूमेंट चेकिंग कर रहा होता है ना, हम वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों कभी हमने रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया हो ना, तो कभी पीएसआई को जाके मिलो कि मुझे पीएसआई बनना है, तो मुझे कैसे इसमें मार्गदर्शन दो, आप मुझे गाइडेंस दो। हम कभी वहां गए नहीं ना, इसलिए इसमें अभी हम कभी हो सकते हैं कि अवेयर नहीं हो। तो पुलिस डिपार्टमेंट और पीएसआई के ऊपर पीआई, पुलिस इंस्पेक्टर, दोस्तों पूरे पुलिस स्टेशन का हेड होता है, उसकी एग्जाम भी ग्रेजुएशन पे बेस पे होती है। उसके बाद डेप्यूटी मामलतदार, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर। अब डेप्यूटी सेक्शन मामलतदार और सेक्शन ऑफिसर है ना, वो आपके जितने भी गवर्नमेंट के, जैसे मैंने तलाटी बोला ना, तलाटी का ये ऊपर का पोस्ट है, प्रमोशन लेके डेप्यूटी मामलतदार बनते हैं। डेप्यूटी मामलतदार प्रमोशन लेंगे तो मामलतदार बनेंगे। नायब चिटनीस, ये पंचायत डिपार्टमेंट होता है ना, वहां की पोस्ट है, लेकिन वो भी ग्रेजुएट बेस पे है। राज्य वेरा निरीक्षक, जब से जीएसटी आया ना दोस्तों, उसके बाद की एक और पोस्ट बना है, राज्य एसटीआई, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, राज्य वेरा निरीक्षक, ये भी एवरी ईयर आता है। उसके बाद दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट का टॉप लेवल का पोस्ट, मतलब हाईएस्ट लेवल का पोस्ट, जो क्लास 1-2 बोला जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का हाईएस्ट लेवल का पोस्ट यूपीएससी है, जहां से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ऐसे अलग अलग 15 से 20 कैडर के ऑफिसर बनते हैं। वैसा ही सेम टू सेम स्टेट गवर्नमेंट का कैडर होते हैं, जहां पे अब कलेक्टर बनना है ना, तो यूपीएससी देना पड़ेगा। डेप्यूटी कलेक्टर आप जीपीएससी से बन सकते हो। अगर एसपी बनना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो आपको यूपीएससी से जाना है। अगर आपको डीवाईएसपी बनना है तो जीपीएससी से जाना है। डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, अगर उस पोस्ट पे जाना है तो आपको यूपीएससी से जा सकते हो। लेकिन डेप्यूटी डीडीओ पे जाना है, मतलब जितने भी डेप्यूटी लेवल की पोस्ट है सारी जीपीएससी से भरी जाती है। लेकिन वो क्लास 1 और क्लास 2 पोस्ट है गुजरात गवर्नमेंट की। दोस्तों स्केल की तो बात ही नहीं किया जाए, यहाँ तो स्केल 38,000 से लेके 64-52 है। हाँ, मेहनत करना जरूरी है। अगर आपको ये ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम देनी है तो आपको कम से कम 1 साल इसके लिए अच्छी तरह से सब्जेक्ट तैयार करने जरूरी है। और अगर आपको 12th लेवल की एग्जाम देनी है तो एटलीस्ट 5 से 6 महीने आपको इसमें स्पेंड करने पड़ेंगे। और अगर आपको बैंकिंग लेवल की एग्जाम देनी है तो एटलीस्ट आप 6-8 महीना या तो 1 साल के लिए अच्छी तरह से स्पेंड करोगे टाइम, तो 100% आपके सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। अब तो ये होगी ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट की। दोस्तों इसका सिलेबस बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों कभी कभी 300 मार्क के पेपर, 400 मार्क के पेपर, 500 मार्क के पेपर और कभी कभी 1000 मार्क के पेपर आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो एग्जाम है सब्जेक्ट वही है जो मैंने गुजरात गवर्नमेंट की 12th लेवल की जो एग्जामों में सब्जेक्ट बताए, वही सब्जेक्ट यहाँ पूछे जाएंगे। लेकिन फर्क इतना है, लेवल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे भी 14 से 15 सब्जेक्ट है, लेकिन लेवल चेंज हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम का पैटर्न चेंज है, यहाँ प्रीलिम और मेंस आएगा। जैसे बैंक में प्रीलिम मेंस आता है, वैसा ग्रेजुएट लेवल में भी प्रीलिम और मेंस आएगा। जबकि 12वीं लेवल की जो एग्जाम है उसमें ओनली 100 या 200 मार्क का पेपर आता है इधर। तो ये हो गई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1-2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, सीबीआई, आईबी, ऐसे नाम सुने होंगे आपने। सीबीआई के मतलब कभी रेड आती है, आईबी की रेड आती है, इनकम टैक्स की रेड आती है, जीएसटी, कस्टम, एक्साइज। पोस्ट के अंदर मतलब इंडियन पोस्ट के अंदर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, क्लर्क। उसके बाद जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर जाना हो तो वहां पे असिस्टेंट, क्लर्क और इंस्पेक्टर 3 लेवल की पोस्ट आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग 15 से 20 डिपार्टमेंट है। असिस्टेंट, क्लर्क, असिस्टेंट और आपका इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट या तो ऑफिसर लेवल की पोस्ट। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बोला जाता है, सीबीआई इंस्पेक्टर बोला जाता है, आईबी इंस्पेक्टर बोला जाता है, जीएसटी इंस्पेक्टर बोला जाता है। वैसे है वो ऑफिसर ही, लेकिन यहाँ पे 3 लेवल की पोस्ट आएगी, असिस्टेंट, क्लर्क और ऑफिसर। लेकिन यहाँ देखो दोस्तों, वैकेंसी एवरी ईयर 15 से 20,000 पोस्ट भरी जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो मैंने बोला बैंकिंग में जाना है तो ओनली ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट में जाना है तो 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हो। और अगर एसएससी में जाना है तो 10वीं के बाद भी एग्जाम दे सकते थे, 12वीं के बाद भी दे सकते थे और ग्रेजुएट के बाद भी दे सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर? यहाँ पे भी आपके पास दोस्तों 4 सब्जेक्ट है, वापस नाम बोल रहा हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। बैंकिंग में करंट अफेयर्स पूछा जाता है लास्ट 4 से 5 महीने का।
जबकि यहाँ जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ आ जाता है। इस डिपार्टमेंट की अगर आप एग्जाम दोगे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जा पाओगे, उसके एम्प्लॉय बनोगे। इसके अलावा दोस्तों रेलवे, अगर रेलवे में जाना है तो वहां पे भी 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम आती है दोस्तों। आप जब टिकट बारी पे जाते हो, जब ट्रेन के लिए जाते हो, तो टिकट बारी पे जो बैठा है पर्सन, वो क्लर्क है। वहां से लेके अलग अलग टाइप के असिस्टेंट होते हैं। ट्रेन का टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना, उसको टाइम असिस्टेंट बोलते हैं। ट्रेन का ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हैं, उसको ट्रैफिक असिस्टेंट बोलते हैं। टिकट क्लर्क बोला जाता है जो टिकट लेता है। उसके बाद असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, उसके बाद टीसी, जिसको हम देख के भाग जाते हैं अगर टिकट नहीं लिया हो तो, ठीक है, टीसी। तो दोस्तों टीसी कौन है? भले सूट पहन के घूम रहा हो मार्केट में, लेकिन वो ग्रेजुएट है, उसने एक एग्जाम दिया है, बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, और वो आज 57,000 सैलरी अर्न कर रहा है। ग्रेजुएशन के ऊपर एग्जाम दिया है टीसी ने। और जो क्लर्क होता है, जो टिकट बारे पे बैठता है दोस्तों, वो असिस्टेंट भी 12वीं के ऊपर एग्जाम दे के बैठा है उधर रेलवे के अंदर, और वहां पे भी 27,000 से स्टार्टिंग से कर रहा है। और रेलवे में कितने सब्जेक्ट? 3, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, खत्म। बैंक में 5, गुजरात गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की 12वीं और ग्रेजुएट लेवल में 14 से 15, एसएससी के अंदर 4 सब्जेक्ट और रेलवे के अंदर 3 सब्जेक्ट। दोस्तों बस फर्क इतना है कि सोचना कब से है, कौन से करियर के लिए सोचना है, और उसके लिए सब्जेक्ट कौन से तैयार करने और कैसे तैयार करने। दोस्तों मैंने आज आपको एक ओवरव्यू करवाया कि ये सारी एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कब आप एग्जाम दे सकते हो, एवरी ईयर एग्जाम दे सकते हो दोस्तों, प्लस उसके लिए सब्जेक्ट का लेवल क्या है वो सब कुछ मैंने बताया। अब मैं आपको दोस्तों कुछ वेबसाइट ऐसी बता रहा हूं कि हम जब भी इस एग्जामों के टच में रहना चाहे तो मैं आपको कुछ वेबसाइट आपको शेयर कर रहा हूं कि आप अच्छी तरह से अगर रेगुलर विजिट करोगे तो कोई भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी नहीं कि जो आपके करियर से साथ में चली जाए और आपको पता नहीं हो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट रूबरू कर रहा हूं दोस्तों, जस्ट मिनट। पहला ही वेबसाइट दोस्तों मैं बात करूंगा ओजस। पूरी दुनिया जानता होता है ओजस को, गुजरात तो जानता ही है दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्रूटमेंट आती है, जो भी गुजरात गवर्नमेंट की 12th लेवल की मैंने बताई, चाहे वो तलाटी हो, पीएसआई हो, डिप्टी मामलतदार हो, या जो भी स्टेट लेवल की एग्जाम है, उसको अगर आपको रेगुलर देखना हो कि कब उसकी नोटिफिकेशन आई, उसके फॉर्म क्या है, कब भरने, वो आपको ओजस पे मिलेंगे। देखिए यहाँ लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद फीस, उसके बाद कॉल लेटर, मतलब एग्जाम जब आएगी तब कॉल लेटर भी यहीं से मिलेंगे, ओजस। उसके बाद देखो अब करंट एडवर्टाइजमेंट कौन सी चल रही है, कि कौन सी रिक्रूटमेंट अभी करंट चल रही है, तो यहाँ पे उसका करंट एडवर्टाइजमेंट भी होगा, यहाँ से आप अप्लाई भी कर पाओगे। तो ओजस की वेबसाइट जो है वो आप स्टेट गवर्नमेंट की 12th लेवल की और ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम को टारगेट करेंगे। आप इसको रेगुलर वीक में दोस्तों, वीक में भले आप 200 बार 500 बार व्हाट्सएप पे जाते हो, लेकिन आज से आप एक मेरा रिक्वेस्ट है कि वीक में एक बार गवर्नमेंट जॉब को अगर ऑप्शन बनाना चाहते हो, अगर गवर्नमेंट जॉब में करियर बनाना चाहते हो आप, तो आप इसकी वेबसाइट रेगुलर विजिट करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा एक मैगजीन है जो 3 लैंग्वेज में आता है इंडिया में। एक स्टेट गवर्नमेंट का आता है रोजगार समाचार, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, वो 2 लैंग्वेज में आता है। एक आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज मतलब इंग्लिश में, और ये आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज मतलब हिंदी में। तो दोस्तों ये 3 लैंग्वेज में आता है, एवरी वीक आता है। देखिए यहाँ साप्ताहिक लिखा है, देखिए आप, एवरी वीक आएगा। गुजरात गवर्नमेंट का भी आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आएगा। देखिए ये गुजरात गवर्नमेंट का और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। अब दोस्तों इसमें क्या रहेगा, हर वीक में जितनी भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब होगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, या गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट की हो, वो भी, प्लस बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां है, मतलब गवर्नमेंट की कंपनियां है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, क्रिप्को, ऐसे बहुत सारी हजारों गवर्नमेंट की कंपनियां है, उसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो इसमें लिखा होगा, सारी गाइडलाइंस इसमें लिखी होती है। उसके बाद अगर प्राइवेट की भी कोई अच्छी जॉब होगी तो यहाँ पे लिखा होता है, इसमें आपको पब्लिश किया जाएगा। तो एवरी वीक मेरा आपको एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी और चाहिए
तो हम रोजगार डिपार्टमेंट का ये जो हिंदी इंग्लिश गुजराती का जो आपका मतलब मैगजीन है उसको भी रेगुलर रीड करना स्टार्ट करें। आप गूगल पे लिखोगे आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। गूगल भगवान है, वहां से सब कुछ मिलता है। अब दोस्तों मैंने बात किया आपको बैंकिंग, जीपीएससी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद बात किया सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एसएससी और रेलवे, और दूसरा एक और पोस्ट मतलब डिपार्टमेंट है यूपीएससी। दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, आईएएस आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, ऐसे 15 से 20 कैडर है, जैसे कमिश्नर है, कलेक्टर है, ठीक है। ये सारे लोग यूपीएससी से रिक्रूट होते हैं। और उसके लिए दोस्तों यहाँ देखिए वेबसाइट यूपीएससी की, एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, ठीक है। उसके बाद देखो एक्टिव एग्जामिनेशन, कौन कौन सी फोर्थ एग्जामिनेशन, प्रीवियस ईयर पेपर, कट ऑफ क्या मार्क्स है, सब कुछ दिया हुआ है, एनुअल कैलेंडर। अब और क्या चाहिए दोस्तों, बस फर्क इतना सोचना है कि अब जाना कौन सा फील्ड में। उसके बाद दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट की, देखिए यहाँ पे आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की खुद की वेबसाइट है, फॉर्म, नोटिस, अप्लाई, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, एग्जामिनेशन कैलेंडर, मेरा जहां कर्सर घूम रहा है देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस, सब कुछ दिया हुआ है। बस हमारा एटमॉस्फेयर चाहिए, बस कहाँ जाना है। जीपीएससी की खुद की वेबसाइट है दोस्तों, देखिए जीपीएससी कैलेंडर, एडवर्टाइजमेंट, एग्जाम, इंटरव्यू, रिजल्ट, एडवर्टाइजिंग कैलेंडर। दोस्तों अभी मोस्ट ऑफ एग्जाम ऐसी है जो इसका कैलेंडर एवरी ईयर पब्लिश हो जाता है। देखो एग्जाम शेड्यूल, अप्लाई ऑनलाइन, सब कुछ दिया हुआ है। तो जीपीएससी की वेबसाइट भी आप रेगुलर विजिट करिए कीजिए। इससे पहले मैंने बताया स्टाफ सिलेक्शन, अब जीपीएससी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की जो मैंने 12th लेवल की रिक्रूटमेंट बताई दोस्तों आपको, जैसे बिन सचिवालय बताया मैंने, तलाटी बताया मैंने, फिर जूनियर क्लर्क बताया। तो ये सारी एग्जाम्स जो है ना वो गौण सेवा पसंदगी मंडल लेता है, GSSSB। तो इसका एग्जाम अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो GSSSB की आपकी अलग से वेबसाइट है, उसको भी रेगुलर विजिट कर लीजिए। इंग्लिश का नाम मैं बोल रहा हूँ, GSSSB। उसके बाद दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट, अगर कांस्टेबल, पीएसआई, एएसआई और पीआई की रिक्रूटमेंट जीपीएससी करता है, लेकिन पीएसआई, एएसआई और कांस्टेबल की अलग अलग बोर्ड होते हैं। तो उसके कांस्टेबल का बोर्ड भी है अलग से, तो उसकी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हो। अगर यहाँ पे विजिट नहीं कर पाए तो ओजस जो मैंने बताया, ओजस में गुजरात गवर्नमेंट की सारी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आती है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जैसे एसबीआई है ना, तो उसका रिक्रूटमेंट एसबीआई की वेबसाइट पे कैरियर का ऑप्शन होता है, वहां पे हर बार पब्लिश होता है एसबीआई की खुद की वेबसाइट पे। दूसरा इंश्योरेंस जो भी मैंने बताया उसमें हर एक की वेबसाइट के खुद की वेबसाइट पे तुरंत मतलब जहां पब्लिश होता है वहां सारी चीजें बताई जाती है। और दूसरा मैंने बताया दोस्तों एक आईबीपीएस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी बैंकों की रिक्रूटमेंट करता है। तो आईबीपीएस की सारी रिक्रूटमेंट के लिए खुद का उसका वेबसाइट है, देखिए यहाँ लिखा है क्लरिकल, सीआरपी मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्लरिकल, पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, अप्लाई ऑनलाइन, देखिए सब कुछ है यहाँ, कैलेंडर भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो आईबीपीएस की भी खुद की वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो भी वेबसाइट बताया, तो ये सारी वेबसाइट ऐसी है जो कहाँ ना कहाँ आप जब भी गवर्नमेंट फील्ड में आपके कैरियर को अगर ऑप्शन बनाना चाहोगे तो आप अच्छी तरह से उसको एज ए कैरियर, आपके पास मैंने आज बहुत सारे सब्जेक्ट भी शेयर किए, पोस्ट भी शेयर किए और इंफॉर्मेशन सोर्स भी शेयर किए कि जो आप आज से कुछ इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास हो। दोस्तों लास्ट में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 1 मिनट। रोजगार डिपार्टमेंट थ्रू ये आज सेमिनार वेबिनार ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें आज मुझे इनवाइट किया गया और स्पेशली बिपिन मांगोकिया साहब प्लस रोजगार कचेरी सूरत, उसका भी मैं आभारी हूँ। और बीआरसीएम कॉलेज सूरत, उसके जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से उनके भी मैं आभारी हूँ कि आज मुझे इनवाइट किया और स्टूडेंट को कुछ मैं आज उसके करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ मैं आज कर पाऊँ, ऐसे मुझे मौका दिया गया। सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने लगभग 170 स्टूडेंट ने आज मुझे 170, 80, 200 स्टूडेंट ने मुझे सुना। और फ्यूचर में आप कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में अगर जाओ तो शायद मेरा कुछ उसमें हिस्सा रहे कि मैंने आपको गाइड किया था और आपका विचार आया, ऐसी उम्मीद करता हूँ। इसके साथ आपको फ्यूचर करियर के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अच्छी तरह से आप अपना करियर बनाइए। और लास्ट में गवर्नमेंट की ओर से
एक रोजगार डिपार्टमेंट का एक फीडबैक का जो एक रूल्स होता है गवर्नमेंट कचेरियों से, रोजगार कचेरी से, तो विपिन सर ने एक मुझे लिंक शेयर किया है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट चैट में लिंक शेयर कर रहा हूँ कि जो रोजगार डिपार्टमेंट को एक सारे कॉलेज के डिपार्टमेंट और स्टूडेंट के रिव्यू चाहिए होते कि ये जो ऑर्गेनाइज किया गया तो उसमें स्टूडेंट का मतलब रिस्पॉन्स कैसा रहा, आपको कैसी इंफॉर्मेशन मिली, और फ्यूचर में जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब आएगी तो रोजगार डिपार्टमेंट थ्रू भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, कॉलेज को मैसेज पास होते रहेंगे और स्टूडेंट को भी रोजगार डिपार्टमेंट इंटीमेट करते जाएंगे। ठीक है, तो एक मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो ये लिंक जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी स्टूडेंट को आपको इसके लिए लिंक के लिए इंफॉर्मेशन देना चाहो, इसमें आपको लिंक में रोजगार डिपार्टमेंट को फीडबैक देना है। ठीक है, और बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ। धन्यवाद, आभार, थैंक यू वेरी मच। Now I would like to invite Isha for formal vote of thanks. Good morning, everyone. It is a pleasure for me to deliver gratitude to Mr. Chetan Bhimani. Your words were truly informative. I'm sure a lot of us will be looking into government jobs after this session. We'll treasure the guidance you gave us and remember it whenever we are facing career-related doubts in future. I would also like to take this opportunity to thank Director Sir and our college management for organizing such an insightful session. Lastly, thank you to the audience for listening so patiently to all the knowledge that Sir provided us. Once again, thank you, Sir. Thank you very much. Thank you, Isha. Thank you, Chetan sir, for your informative words and sharing your knowledge. So, sir, shall we conclude? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay, friends. So we will leave now. So your recess time is there. So now you people can start with your recess time, and then you are required to continue with your lecture if any. Okay. Thank you all.